नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जी अकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, लोअर पीसीएस, बीईओ और जितने भी अपकमिंग वनडे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो जो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। कर्नाटक नोट सीरीज का आज ये भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन जो सब्जेक्ट है उसमें ये चैप्टर 13 है। ठीक है, उस बुक में चैप्टर 13 है ना। उसको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है तो आज हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि चैप्टर 13 में मूल अधिकार दिया हुआ है वो पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में आता है आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है बेटा, ए का मतलब आर्टिकल है। मैं पूरे नोट्स में जहां मैंने ए लिखा है वो आर्टिकल इसमें समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। पहली बात, शक्तियों के पृथक्करण से जो तात्पर्य है वो क्या है? शासन के तीनों अंग। क्या है? शक्तियों का पृथक्करण यानी पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब है शासन के 3 अंग। कौन कौन सी? विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी बॉडी। इन तीनों के जो ये शासन के 3 अंग होते हैं ना, इनसे शासन चलाया जाता है। तो उन तीनों के बीच में जो शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता को सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है यानी कि डिफाइन करता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको बेटा ताकत मिली हुई है। इस सत्यों का जो पृथक्करण है उसका साफ मतलब क्या है कि शासन के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है जिससे कि वो लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता को सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है यानी कि हम नागरिकों को भारत देश के नागरिकों की जो सुरक्षा है उसको बेटा सुनिश्चित करता है। और कैसे करता है देख लीजिए। मान लीजिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यपालिका, उसने कोई क्या कहते हैं, उसने कोई कार्य किया तो वो किसके प्रति कहते हैं, वो देव मतलब अपनी वो देते हैं कि वो पहले सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं विधायिका में यानी कि लेजिस्लेटिव संसद में। ठीक है, कोई सरकार होती है किसी नियम को बनाने से पहले उसको विधायिका पेश करती है। फिर विधायिका क्या करती है, उसको सोचती समझती कि ये सही कर रहा है, किसी इंटेंशन कर, फिर उसको पास कर, जब वो पास कर देती है फिर न्यायपालिका को उसको न्याय पुनर्करण होता है, इससे कि वो पता चलता है कि न्याय विधायिका जो किसी हमारे जो नियम बना रही है यानी संसद, वो हमारे किसी जो मूल अधिकार है उसको कम तो नहीं कर रही है, उसका हनन तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इन तीनों का आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है शक्तियों का, उससे क्लियर हो जाता है कि वो हमारे नागरिक की स्वतंत्रता को सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, आइए देखिए दूसरा क्या है। संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी उसमें समर्थन किया गया था। किसका? संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए समर्थन करना गया था। वो बनाई किसके द्वारा गई थी बेटा? मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में। ठीक है, याद रखिएगा, फैक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ है। ओके, अब क्या है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने कहा था मूल अधिकार पे कि ये हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के सामने लिया गया एक समझौता है। ये बेटा एक व्यक्तित्व है जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी द्वारा दिया गया था। किसके ऊपर दिया गया था? मूल अधिकार के ऊपर। उन्होंने बोला था क्या कि हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के सामने लिया गया एक समझौता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, अब आया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको आप डायरेक्ट याद करिए। ठीक है, किसने बोला था ये? अब बेटा मूल अधिकार को लेकर कोई डायरेक्ट फैक्टर को याद रखिएगा। ये संविधान में सूचीबद्ध है यानी कि उल्लेखित है। मतलब उल्लेखित है मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है, लिखित तौर पे ये मौजूद है। कुछ चीजें होती है ना बेटा लिखी नहीं होती है, इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सूचीबद्ध है किसमें? भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में मूल संविधान मूल अधिकारों को लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है। अब व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है बेटा, नागरिक के लिए मूल अधिकार है। वहां के जिस देश के रहने वाले मूल नागरिक जैसे कि हम लोग हैं, है ना, हम लोगों के लिए क्या कहते हैं, ये विकास के लिए आवश्यक, विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग को अधिकार मिलते हैं तो उस तरह के हम अपने आप को अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं, बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं ना अपने जीवन के लिए। तो विकास के लिए बहुत आवश्यक है। संसद इनके विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकती। जो संसद होती है लेजिस्लेचर बॉडी है, वो मैंने बताया ना इससे ही, तो कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकती जिससे कि यहाँ के नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनका हनन हो। ठीक है, उसका लॉस हो, ऐसे कानून नहीं बना सकती है। ये सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। बेटा मूल अधिकार सिर्फ ऐसे कभी निलंबित नहीं होते, सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित होते हैं। इसको बेटा अब आपातकालीन क्या है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जब पॉलिटी का आगे चैप्टर आएगा। ठीक है, आपातकाल। ओके, लेकिन फिलहाल यहाँ ये उसको पढ़ेंगे, क्लियर डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल बात ये कि आपातकालीन सिर्फ मूल स्थिति में ही मूल अधिकारों को ये बेटा इसके लंबित किया जा सकता है। ठीक है, ये राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये राज्य के विरुद्ध, बेटा 2 बार लिख गया एक ही बार। ठीक है, ये राज्य के विरुद्ध एक गारंटी। अब गारंटी कैसे? बेटा गारंटी ये है कि राज्य मतलब जो हमारे मूल अधिकार है वो राज्य के जो ताकत है, पावर, उसको लिमिटेड करते हैं। यानी कि जैसे कोई भी राज्य है, हमारे ऊपर कोई जानबूझ के कोई चीज थोपी नहीं जा सकती अगर वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं, तो हमारे ऊपर कोई भी राज्य कोई भी सरकार हमारे ऊपर अपने नियम थोप नहीं सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए जो ये बेटा अधिकार है वो इनके क्या कहते हैं, इनका विरोध करते हैं इस तरह की ताकतों का। इसलिए इसे एक राज्य के विरुद्ध एक गारंटी माना गया है। किसके लिए, किसको गारंटी मिली है? हमारे नागरिकों को, मतलब हर देश के नागरिकों को जिनको ये मूल अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है,
संविधान का भाग 3 सूचीबद्ध, जैसे कि मैंने बताया, इसमें न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है। और बेटा हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि क्या कहते हैं प्रियम्बल था उसको लागू नहीं किया जा सकता था, ठीक है? लेकिन बेटा इसमें बहुत क्लियर है कि इसे न्यायपालिका द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अभी अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का, जितने भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ये बेटा इसलिए भी देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम ही होना चाहिए कि मेरे मूल अधिकार हैं क्या। अगर आपको उसका हनन हो रहा है, कोई आपको कहते हैं उससे परेशान कर रहा है, तो आप उसको जाके न्यायालय द्वारा उसको लागू करवा के अपने आप को उस चीज से सुरक्षा प्रदान खुद को सुरक्षित कर सकते हैं ना, वो न्यायालय आपको सुरक्षा प्रदान करेगा उस चीज से, ठीक है? इसे किसके द्वारा लागू करवाया जा सकता है बेटा? न्यायपालिका द्वारा, ठीक है? और दोनों द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, दोनों द्वारा करवाया जा सकता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल बात यह है कि न्यायपालिका द्वारा इसे लागू करवाया जा सकता है, ठीक है? फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। बेटा मूल अधिकार का काम ही है कि आपकी सामाजिक सुरक्षा, आपकी आर्थिक सुरक्षा, की कोई आपका शोषण न कर सके सामाजिक तौर पर, ना ही आर्थिक तौर पर और ना ही राजनीतिक तौर पर, इसकी न्याय को सुनिश्चित करता है। यानी कि आपके साथ कोई भी अगर गलत काम हो रहा है, आपके विरुद्ध कोई बात, अगर कोई समस्या है, तो उसको ये न्याय सुनिश्चित करने की ताकत देता है, क्योंकि उसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। ओके, ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स की तरह है, अधिकार बिल। ये यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स है, जिसे हिंदी में अधिकार बिल कहते हैं, उसी की तरह है, ये काम करता है, ठीक है? यूएसए में बिल ऑफ राइट्स कहता है हमारे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, ठीक है? प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंधित है, ना कि अधिकारों से। बेटा इसमें एक टर्म आता है, क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें बाकी चीजें जो मतलब कुछ मूल अधिकारों का नाम दिए थे, उसके साथ ये दो नाम और लिखे थे, प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा का शासन। बेटा ये प्रक्रिया से संबंधित है, ना कि अधिकारों से। अधिकार तो जो अभी हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ेंगे वो अधिकार है, तो उसके अलावा देखो जो प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा है, बेटा अवधारणा कौन? अवधारणा तो बेटा शासन के थ्रू चला जाएगा, हम अवधारणा नहीं दिया रहे, हमें तो यहाँ अधिकार की बात हो रही है ना? यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है, तो ये अधिकार प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी जो अवधारणा शासन है वो प्रक्रिया से संबंधित है, इसके द्वारा वो प्रोसेस किया जाता है ना, ये ना कि अधिकारों में शामिल है, ठीक है? आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। बेटा मैं इसीलिए इसको बहुत डिटेल में करा देता हूँ क्योंकि उसके नीचे, क्वेश्चन नीचे जो बेटा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था ना, वो भी मैं इसमें जोड़ के देता हूँ, जिससे कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग बने तो इसी के अंदर से ही बनता है। आप जानते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? तो इसी तरह आपका क्वेश्चन कोई भी छूटे ना। फिर क्या है, ये आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है, ठीक है? ये मैं बता चुका हूँ आपको। आइए तो देखिए, सबसे पहले है आर्टिकल 12 यानी कि स्टेट, राज्यों की सरकार और विधायिका। अब बेटा स्टेट की परिभाषा इसमें दी गई, ठीक है ना? ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा, और स्टेट की परिभाषा जहां भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां भी है सेम ही है, लेकिन एक बार आपको बता देते हैं क्योंकि वो भी पूछ लेता है। तो राज्यों की सरकार और विधायिका सभी स्थानीय प्राधिकरण, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, न्यायपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड आदि उपकरण के रूप में कार्य करने वाला कोई भी निकाय या एजेंसी आर्टिकल 12 के तहत राज्य के अधीन या दायरे में आता है, ठीक है ना? उसे ही स्टेट हम कहते हैं। ओके, बहुत सिंपल डेफिनेशन है ना? आइए फिर क्या है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और इसको आपको मालूम भी होना चाहिए। क्या है आर्टिकल 13? कहता है कि संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधानपालिका यानी कि सांसद और जो राज्य की विधानपालिका, विधान परिषद, विधानपालिकाएं द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है वो प्राथमिकता प्रदान करता है। कानून पे प्राथमिकता कौन क्या कहते हैं? देखिए, संवैधानिक प्रावधानों की संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर मूल अधिकार प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन? या क्योंकि मूल अधिकार की बात हो रही है बेटा, तो ये मूल अधिकार है, ठीक है? ध्यान रखिएगा कौन जब बात होती है संविधान प्रावधानों में संसद, राज्य की विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं कानून पर, उस पर प्राथमिकता प्रदान करता है। संघ व राज्य कोई भी, अब देखिए अब साफ शब्दों में लिख दिया है, संघ व राज्य कोई भी ऐसा कानून नियम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को हनन करता हो या उसका उल्लंघन करता हो। यदि करता है तो उस भाग को मात्र शून्य मान लिया जाएगा, ठीक है बेटा? ये चीज मैं वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? यही चीज है आर्टिकल 13 में, देखिए क्लियर हो। पहले वहां मैंने सिंपल लैंग्वेज समझा, अब ये आर्टिकल के अधीन दिया गया है। सिंपल सी बात क्या कहता है कि राज्य क्या कहते हैं, राज्य और संघ और राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों को हनन करता हो, उसको कम करता हो, उनका या तो उल्लंघन करता हो। अगर यदि करता भी है तो जो जितना भाग जो नियम बनाया उसका जो अगर उल्लंघन कर रहा है तो उस भाग को शून्य मान लिया जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है? अपने आप वो हट जाएगा। अब बेटा मूल अधिकार हैं कितने? 6। पहले बेटा 7 थे, एक बाद में हटा दिया गया, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है? तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि मूल अधिकार 6 कौन होते, कौन कौन से, ठीक है? तो जिस और मूल अधिकार जो 6 हैं उनके अंदर कौन कौन सी आर्टिकल आते हैं बेटा? ये क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा गया है बुक में, इसलिए ना आपको मैंने सिंपल एक चीज में लिख दिया है, आपको चीज को ये रखना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा कौन से अधिकार हैं 6 और उस अधिकार के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इंडिविजुअली भी, ठीक है? इंडिविजुअल आगे समझेंगे, पहले एक साथ समझ लेते हैं, देखिए क्या क्या है। पहले मोटा मूल अधिकार है समानता का अधिकार, है ना? वो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया हुआ, इसमें देखिए 5 है। ये बेटा मैंने इसलिए देखिए नंबर भी लिख दिया, 5 है,
है ना, कि 4 हैं, 2 हैं, 2 है, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है। जिससे कि आपको कभी भी पूछ लेता है बेटा कि समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल है, अगर उसने यही पूछ लिया, आया हुआ कोई क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 क्या कहते हैं आर्टिकल आते हैं समानता के अधिकार में, कहाँ से कौन-कौन से, 14 से लेके 18 तक, ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार 29 से लेके 22 तक, इसमें कितने हैं, 4। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 2 हैं, यानी कि देखो ये 2 लिख दिया। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है, इसमें कितने हैं बेटा, 4 हैं। फिर है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 से 30 तक है, इसमें कितने हैं, 2 हैं। फिर है संवैधानिक उपायों का अधिकार, यानी कि 1 है, सिर्फ आर्टिकल 32 देख मैंने 1 लिख दिया है। ये बेटा ध्यान रखिए कि मैंने बहुत आपको क्लियर करके लिख दिया, जिससे कि आपको आखिर में ढूंढना पड़े, भागना पड़े, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। नोट्स बेटा इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको लास्ट में भागना ना पड़े, है ना। एक बार आप पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए दौड़ना ना पड़े। ओके, आइए देखते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था ना बेटा कि 7 अधिकार होते हैं, लेकिन बाद में ये 6 कर दिए गए थे। अब इसका देखिए यही समझते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने सारे आर्टिकल देखे, आपने बीच में देखा होगा, देखिए संस्कृत अधिकार 29 से 30 तक हो गया, लेकिन फिर उसके बाद 32 आ गया, 31 गायब हो गया, ठीक है। यही आर्टिकल 7वां, जो आर्टिकल 31 था, यही 7वां मतलब छठा जो हमारा था मूल अधिकार था। फिर 7वां संवैधानिक उपहारों का अधिकार था, लेकिन अब वो हट गया, तो अब टोटल 6 बचे। अब देखिए क्या है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में दिया हुआ था, जिसे निलंबित कर दिया गया। इसे 44 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिएगा। इसे अब भाग 12 में आर्टिकल A300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी नियमित अधिकार बना दिया गया, नियम बना दिया गया, ठीक है। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, समझिएगा इस बात को। ये बड़े क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बना दिया, आपको छूटे ना क्या, कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल जो 31 में था उसे निलंबित कर दिया गया। फिर इसे 44 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसे भाग 12 में, भाग 3 में था मूल अधिकार, फिर इसे भाग 12 में आर्टिकल 300A के अंदर विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है, एक नियम बना दिया गया। आइए फिर क्या है बेटा, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है, कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान समक्षा से वंचित नहीं करेगा। यानी कि उसका ये है कि उस राज्य में उसके जो नागरिक हैं, वो किसी भी व्यक्ति को विधि के सभी जितने भी राज्य सबके राज्य के लिए, यानी कि हमारे देश में जो राज्य की परिभाषा होता है, उन सबके सामने सभी नागरिक समान है ना। ऐसा नहीं होगा कि विधि की समझ किसी को एक्स्ट्रा क्या कहते हैं वो प्रेफरेंस मिले और किसी को ना मिले, यानी कि जो भी विधि के नियम समझ है, जो नियम है उसके समान समान समानता होगी और विधियों के समान संरक्षण उन सबको मिलेगा भी, ठीक है। ऐसा नहीं किसी के साथ बेटा ज्यादा लगा दिया, अगर किसी ने मान लिया मतलब रफ ड्राइविंग करी तो उसके लिए 6 महीने की सजा मिली, और किसी ने अगर रफ ड्राइविंग करी तो उसे 2 ही दिन में छूट मिल गई। ऐसा नहीं है, नियम समान है। अब कितना बेटा पॉसिबली एग्जैक्टली होता है वो आप भी जानते हैं, लेकिन ये रूल है, ठीक है। विधि की समझ समानता है, यानी कि विधि के लिए सबके लिए विधियां समान है, सभी विधियों को सबको समान संरक्षण दिया गया है और उससे वंचित नहीं करा जा सकता, ठीक है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, चाहे सब पे लागू होता है, ठीक है। इसे कानून का नियम भी कहते हैं, इसके दूसरी भाषा में विधि का नियम या कानून का नियम भी कहा जाता है। इसे ही देखिए विधि का शासन भी कहा जाता है, रूल ऑफ लॉ। बेटा याद रखिए इन नामों से अलग अलग नामों से बदल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब आपको कभी कानून का नियम लिख देगा तो क्या हो, समझ जाइए कि अब आर्टिकल 14 की बात हो रही है, विधि का शासन कह देगा, यानी कि आर्टिकल 14 की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसे विधि का शासन भी कहते हैं, अर्थात सभी के लिए कानून व सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। इसे विधि का नियम भी कहते हैं। देखो विधि का शासन, विधि का नियम या कानून का नियम, ठीक है, कि विधि का मतलब कानूनी हो गया ना, नियम हो गया, ठीक है। फिर क्या है, यदि कोई विधान नियम किसी कार्यपालिका व प्रशासकीय अधिकारी को अनियंत्रित और असीमित विधिकार देता है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। यानी कि कोई ऐसा विधान नियम बना दिया गया कि भैया मैंने बोल दिया कि इनको मैंने ये अधिकारी है, इनको मैंने ये दे दिया है, ये किसी का भी चालान किसी भी टाइम काट सकते हैं। तो बेटा अगर ये है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, किसी का, क्योंकि ये समानता का अधिकार हमें देता है आर्टिकल 14, तो ये इसको आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। ये एक मौलिक अधिकार है। क्या है कि आप किसी भी इंसान को उसके धर्म, उसके मूल वंश कहाँ का है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, यानी कि क्या कहते हैं किस लिंग, चाहे शी हो, चाहे ही हो, लड़की हो चाहे लड़का, या जन्म स्थान, उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित है, यानी कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये बेटा हमने पढ़ा ना यहाँ पे, समानता का अधिकार कौन कौन से, 14 से 18 तक, यानी कि 5 होते हैं, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया। जैसे भी आपको आए समझ जाइए कि जब जाति, मूलवान, धर्म, लिंग और समाधान की बात हो रही है, आर्टिकल 15 की बात हो रही है, लेकिन आता है सब किसके अंदर, ये समानता के अधिकार के अंदर आता है। अब एक चीज ये समझिए कि मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन, एक मद्रास राज्य और दोराय राजन के बीच में एक विवाद हुआ था, केस 1951 में। मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय द्वारा इसे A15 के मूल अधिकार में संशोधन करा गया था। मतलब बेटा इसमें यह है कि ये बोला गया था कि मद्रास 1951 द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। उसमें फिलहाल ये बात बोली गई थी, ओके। जिसके तहत, उसी के तहत मतलब उसमें संशोधन करा गया और ये बोला गया इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को उन्नति के लिए,
ठीक है ना। कौन से क्या कहते हैं, इस बात बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मद्रास बनाम दोहराया राज्य 1951 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 15 में मूल अधिकारों में संशोधन किया गया था। क्या संशोधन किया गया था? जिसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक दृष्टि से यानी पढ़ाई लिखाई में पिछड़े हैं, उनके पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी है ना, पिछड़े वर्ग एससी एसटी वर्गों के लिए विशेष अवसर या उपबंध देने की प्रावधान है। ठीक है, बेटा ये प्रावधान किसमें? आर्टिकल 15 में। जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए, पिछड़ा वर्ग एससी एसटी वर्ग के लिए विशेष अवसर उपबंध देने का प्रावधान है। किसके अंदर आता है? आर्टिकल 15 के अंदर, जिसके अंदर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण इसी के तहत दिया गया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा एससी एसटी को आरक्षण भी इसके तहत दिया गया है, क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, फिर है शिक्षण संस्थानों में आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल 15 और फिर 5 के तहत पिछड़े वर्गों एससी एसटी हेतु आरक्षण दिया गया है, मैंने बताया जैसा कि आपको है। फिर क्या है नोट, विधि का शासन जो आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं वापस। ठीक है बेटा, एक नोट था ये इंपॉर्टेंट, याद रखिए। में ये सिद्धांत एवी डाइसी द्वारा दिया गया था, विधि का शासन। ठीक है, जो मैंने बताया ना सभी नियम सम्मान हो जाए, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ठीक है, जो ये विधि का शासन दिया गया है, रूल किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, किसके द्वारा? इनका नाम था जो सिद्धांत दिया था एवी डाइसी द्वारा। ओके, आइए अब आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की व्यवस्था प्रदान की गई है। अब प्रदान की गई है मतलब कि नियोजन के लिए आपको जो समानता जाती है किसी के कहते हैं नौकरी के लिए, ठीक है, उसके लिए आपको समान अवसर की समानता दी गई है। लेकिन ये किसके लिए नहीं है? जो विभिन्न जो स्पेसिफिकली जो दिया हुआ है वो उनके लिए जो पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको सिर्फ रिजर्वेशन प्रदान दी गई, बाकी के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाता है। ठीक है, बाकी के लिए समान है लेकिन स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, उसे रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आइए फिर क्या देखते हैं, समानता संबंधी अनुच्छेद कौन कौन से? आर्टिकल 14 है वो कानून की समझ समानता की बात करता है। बेटा ये भी याद रखिएगा आर्टिकल 14-15 बोलता है किस चीज को है, और आर्टिकल 15 क्या कहता है? सामाजिक समानता की बात करता है। वो कानून की समझ समानता की बात करता है, ये सामाजिक समझ की बात करता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग रिजर्वेशन हम लोग ने दिया ना, तो सामाजिक समानता की बात कर रहा है। फिर आर्टिकल 16 में अवसर की समानता मिलती है, आते सब असमानता में ही है ना, सही समानता का अवसर, लेकिन इसमें क्या अवसर की समानता दी गई है? 15 में सामाजिक समानता और 14 में कानून की समझ समानता। ठीक है, फिर आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है क्योंकि अवसर की समानता दी गई है, मतलब डायरेक्ट शामिल नहीं। बेटा अब आर्थिक समानता नहीं दे सकते ना, अब हम ये तो कह नहीं सकते कि फला आदमी गरीब है और फला आदमी अमीर है तो तुम इससे छीन को इसको दे दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आर्थिक समानता की बात नहीं करी गई है। अवसर की समानता है, सामाजिक की समानता है और कानून समानता है। आर्थिक आप क्या है कि आपको अवसर दिया जा रहा है, आप अवसर का लाभ उठाएं और अपने आप को आर्थिक मजबूत बनाए। ठीक है, मतलब डायरेक्ट शामिल इनडायरेक्टली आपको अवसर की समानता के साथ ही ये भी सम्मिलित है। लेकिन डायरेक्ट नहीं है कि आप किसी के लेके दिया नहीं जा सकता, आपको अवसर दिया गया है, आप अपने आप को पढ़ाइए, अच्छा बनाइए और आर्थिक समृद्धि करिए। ओके, फिर क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य असमान लोगों के लिए विशेष अवसर ला सकती है। मैंने बोला ना जैसे कि विशेष अवसर ला सकती है और समान लोगों में विभेद नहीं करेगा। ठीक है, और उनके अलावा जो समान लोग हैं उनमें कोई विभेद नहीं करेगा। सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य असमान लोगों के लिए, बेटा साफ लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्य असमान लोगों के लिए विशेष अवसर ला सकता है, मतलब उनके लिए नियम बनाएगा या आपको इस तरह की छूट मिल जाए, आपके लिए प्रेफरेंस मिल जाए, आपको इस तरह की चीजें है ना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन समान लोगों में भेद नहीं करेगा, मतलब मान लो समान है, बिल्कुल नॉर्मल है ना, उनके साथ कोई पिछड़े हुए नहीं है तो वो उनको समान भेद नहीं करेगा, समान रूप से व्यवहार किया जाएगा उनके लिए। ठीक है, फिर आर्टिकल 14 और ये देखिए आया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 में प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समानता से मिलाकर सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत निकलता है। यह आया क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि कभी ये आपको पढ़ाते समय कोई नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन आए हुए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट होगा। ओके, फिर देखिए आर्टिकल 17 क्या कहते हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत इसके द्वारा आर्टिकल 17 पहले हमारे देश में छुआछूत माना जाता था, ऐसे ही समस्या इस तरह की जो बेकार समस्या बहुत घटिया चीजों की होती थी पहले थी, लेकिन आर्टिकल 17 के द्वारा इस चीजों को हटा दिया गया। ठीक है, छुआछूत के भेदभाव को खत्म कर दिया गया। कैसे? इसको देखिए लिखा आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी खत्म कर दिया गया। अस्पृश्यता मतलब बेटा अस्पृश्यता ही लिख के आएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, वहाँ छुआछूत लिख के नहीं आएगा, हो सकता आ जाए लेकिन उसकी जो वर्डिंग है उसको बहुत ध्यान रखिएगा, माना आप कभी कंफ्यूज हो जाए। ये अपराध की श्रेणी में आता है, सबसे बड़ी बात ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आज के समय आप ऐसा कहते हैं अस्पृश्यता छुआछूत मानते हैं, ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार है, ये समानता के अधिकार के तहत है। ये बेटा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मौलिक तो अधिकार है, ये सामाजिक आर्थिक न्याय भी है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक बेटा नहीं हो तो समाज में अगर ऐसे लोगों को फिर कैसे रखा जाएगा। ठीक है ना, फिर राजनीतिक भी है क्योंकि अगर राजनीतिक हो तो राजनीति में आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उनके साथ भेदभाव होगा। ठीक है ना, समाज के अच्छे लेवल पे। फिर सांस्कृतिक अधिकार भी है क्योंकि सांस्कृतिक संस्कृति में इतना अच्छा वो ऊपर नहीं हो पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये समानता के अधिकार के तहत ये सब आता है। अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा
जगजारणों द्वारा किया जाता है। ये जाति व्यवस्था का एक रूप है। तो बेटा ये जो व्यवस्था थी ना यहाँ पे छुआछूत, ये जाति व्यवस्था का ही एक रूप है। अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और जाति व्यवस्था का ही एक घृणित रूप है। ठीक है, अस्पृश्यता सामाजिक विभाजन व हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है ना। अस्पृश्यता जो सामाजिक विभाजन है, हिंसा का, है ना, सबसे खराब स्वरूप। और इसके आधार पर धार्मिक रूढ़ियां, इसका जो आधार है धार्मिक होता है। ये बेटा पहले लोगों ने, आज इस समय इतना नहीं होता है, होता होगा कि हम ये नहीं कह रहे नहीं होता, लेकिन क्या है, ये धार्मिक रूढ़ियों वाली जो जो रूढ़ियां जो पुराने लोग मानते थे, पहले ये प्रचलित थी, उसके बेस पे अस्पृश्यता ही इसके रूप पे ये समाज में क्या कहते हैं प्रचलित थी। ठीक है, जो कि सामाजिक विभाजन के हिस्सा के सबसे खराब रूप है। ओके, आइए फिर है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है बेटा उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों का उन्मूलन संबंधित जो समानता को सुनिश्चित किया बेटा, इसलिए हटा दिया गया। अब जैसे वो अपने नाम के आगे लोग मिल ले, जैसे मान लिया आपको कोई मिले, मान लीजिए, है ना, उपाधि, आप उसका यूज करके अपना नाम लिखने लगे। अगर आपको मान लीजिए कोई बड़ी उपाधि मिल जाती है, उसका नाम लेके आप अपने आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, वो आपको दिया जाता है सम्मान के रूप में। ठीक है, तो एबोलिशन ऑफ उपाधियां, जो आगे अपने आप फर्जी का जो उपाधियां लगा लेते थे, ठीक है ना, उसको उन्मूलन कर दिया गया। अब क्या है कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 सभी समानता के अंतर्गत आते हैं। बेटा मैंने बताया ना 5 आते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। जो आर्टिकल एक क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया था, तो आर्टिकल जो 19 है वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ना कि समानता के। ना, समता के अधिकार के आर्टिकल 19 से 22 तक है। ओके, अब आइए देखिए, मैंने यहाँ बताया था ना, ये देखिए, ये है संस्कृति स्थानीय स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। हम 1922 की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं 19 से 22 के बीच में बेटा आता है। ओके, आइए देखते हैं क्या है। 18 तक हो गया, 19 का है बेटा हमारा क्या है, 19 से में स्टार्ट हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार उसका नाम है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। यानी कि आप भाषण में, और आपको अभिव्यक्ति की आजादी है कि आप कुछ भी भाषण दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब बेटा क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट छूट नहीं होती। जो भी अधिकार दिया जाता है आपको एब्सोल्यूट नहीं है। अब आपको अगर बोलने का अधिकार दिया, इसका मतलब नहीं आप किसी की निंदा करने लगे, किसी को गाली देने लगे, किसी को बुरा भला सामने पब्लिकली बोलने लगे, नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जो आपके अच्छे विचार हो। अब ऐसा नहीं बेटा किसी को गाली देने का मन हो तो आप कह दो नहीं मुझे तो अधिकार है, मैं तो गालियां भी दे सकता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। जितने भी अधिकार होते हैं एब्सोल्यूट नहीं, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिमिटेशन उसमें है, लिमिटेड किया गया है। ओके, अब आर्टिकल 19(1) में 6 अधिकार है। क्या क्या है, अब ये समझिएगा। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आबादी, यानी कि आप बोल सकते हैं, अपने अपने अंदर के भावना को अभिव्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, बेटा इसमें 6 ही चाहिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ और संगठन बनाने का अधिकार, यानी कि आप कोई संगठन और संघ बना सकते हैं, है ना, दोस्तों अपने मिलकर। भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं, अपने भारत पूरे देश में कहीं भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के तो महाराष्ट्र में आपसे बोल दिया जाए कि नहीं आप यूपी के यहाँ चले जाइए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक मूल अधिकार है। हम लोग अपने भारत में कहीं भी रह सकते हैं, पूरे देश जहाँ आपकी रहने की इच्छा हो आप वहां जाके रह सकते हैं, वहां घूम सकते हैं। भारत किसी भाग में निवास और बसने का भी अधिकार है। आप कहीं भी जाइए, मान लीजिए आप यूपी के हैं, आपका मन है क्या कहते हैं कर्नाटक में, तो वहां जाके रहिए। आप कोई वो नहीं है कि आपको रोकेगा कि आप यूपी से वहां जाके नहीं रह सकते। ओके, कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय, कोई भी क्या कहते हैं पेशा अपना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये पहले चीजों में होता था, आज इसलिए अधिकार दे दिया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये बेटा आपके क्या कहते हैं 6 मूल अधिकार है, ये याद रखिएगा, आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध। बेटा कुछ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया गया ना, युक्तियुक्त प्रतिबंध है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबंध क्या लगा दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है हम लोग को बोलने के लिए, उसमें कुछ प्रतिबंध भी है। क्या है कि नागरिकों की वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब, अब देखिए ये लिखा है जब, यानी कब लगाया जा सकता है समझिएगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता, जब आप भारत की संप्रभुता अखंडता पे वार कर रहे हो, है ना, आपकी भारत संप्रभुता अखंडता को आप चोट पहुंचा रहे हो, राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तब आप नहीं बोल सकते ऐसा कुछ, तो राज्य की सुरक्षा को खराब करता हो। ठीक है ना, इसलिए कई जब हेट स्पीच का मामला आया था, हेट स्पीच इसीलिए गलत है। हेट स्पीच इसलिए नहीं गलत है कि अगर आपने किसी को तो जो बोलना आपने गलत बोलेगी, लेकिन बात है राज्य की सुरक्षा को क्या कहते हैं खतरा पैदा करता है, राज्य की सुरक्षा को। ठीक है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को जो सुरक्षित मतलब असुरक्षित करता हो। फिर विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, अब मतलब आप रहते देश में भारत के, आप विदेशियों के गुण गा रहे हैं, तो जो आपके राज्य को मैत्रीपूर्ण संबंध है वो भी गड़बड़ है। ये बेटा समझने वाली बात है। ठीक है, आप जानते हैं लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था को अगर आप चोट पहुंचा रहे, जो हमारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसको जबरदस्ती आप उसको गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं बिना समझे, है ना, उसको चोट पहुंचा रहे हैं, मतलब असुरक्षा की भावना दे रहे हैं। शिष्टाचार या सदाचार, शिष्टाचार या सदाचार के विरुद्ध आप कोई काम कर रहे हैं, जो शिष्टाचार सदाचार नहीं है, इसलिए हेट स्पीच भी इसी के अंतर्गत ही आती है, शिष्टाचार सदाचार के अंतर ही आता है मामला। बेटा ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखिए क्या क्या है। फिर है न्यायालय की अवमानना, मानहानि। न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। अपराध के लिए उकसाना, किसी को अपराध के लिए उकसा नहीं सकते। सब क्या होता है, इन सब कर्मों को, इन सब चीजों को अगर आप करते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति या बात बोलने की प्रतिबंध स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ओके,
अब देखिए बेटा क्या है कि आर्टिकल 19 ए के अंतर्गत ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने का और प्रेस की स्वतंत्रता आती है। बेटा ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने किसके अंतर्गत आता है, तो 19 ए यानी कि अरे ये 91 हो गया गलती से, बेटा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 19 है, 19 ए के अंदर, ये गलती से 9 उधर हो गया, तो बेटा ये हमारी टाइपिंग की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गलती हो गई, ठीक है। इसको आप ध्यान देखिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये आर्टिकल 19 ए है, ठीक है। आर्टिकल 28 के 90 ए के अंतर्गत ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने और प्रेस की स्वतंत्रता की आजादी आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ओके। फिर क्या है, आर्टिकल 19 द्वारा संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ये बेटा आर्टिकल 19 के अंदर ये नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीजों की है, ये 6 मैंने बताया था ना, उसमें कौन कौन से है 19 ए में, लेकिन संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत नहीं है, ओके। आइए देखते हैं। फिर आता है बेटा आर्टिकल 21। अब आप बेटा देखिए आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 21 समझिएगा, मैं बताऊंगा क्या है। आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि आप अपनी व्यक्तिगत जीवन के स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कैसे उसको जी सकते हैं अपने जीवन को, पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। जीवन एवं दैहिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार क्या है, ये नागरिक और विदेशी दोनों प्राप्त है। पहली बात तो बेटा ये दोनों को प्राप्त है, ठीक है। अब बाद में इकट्ठे मैं आपको सारे आर्टिकल बता दूंगा कि कौन नागरिक के लिए है, कौन विदेशियों के लिए, लेकिन अभी फिलहाल इसमें भी एक लाइन जोड़ दी है मैंने, ओके। कि विधि सम्यक प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता को छीनने वाला कानून नहीं होना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है बेटा, विधि का समय प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसके आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जिसमें ये बात कही है कि किसी, इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता को छीनना वाला कानून नहीं बनना। जैसे कोई भी कानून होगा जो आपके पर्सनल आइडेंटिटी को या पर्सनल लाइफ को हार्म पहुंचाए, ठीक है, उसको कम करें। अब आर्टिकल 20 के अंतर्गत विकसित अधिकार क्या क्या है, देखिए अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि देश विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको प्रेशर बना आप इसी शादी करिए, ऐसे ना करिए, अपनी पसंद की आप शादी करते हैं, बेटा ये मूल अधिकार है, जानिए इन चीजों को। इसलिए मैंने कहा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों को जानिए, समझिए। फिर क्या है कि शादी करता है, ये मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद द्वारा इन दोनों को दिया गया था। ये पूछा गया है किसके द्वारा दिया गया था, ये मेनका गांधी और भारत संघवाद द्वारा दिया गया था, बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या है आर्टिकल 21 में और क्या क्या आते हैं, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जिसमें आवास का अधिकार, विदेश यात्रा, समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या क्या चीजें बेटा जो आई हुई है वो मैं लिख देती हूँ, मैंने ऐसे है तो बहुत चीजें। आर्टिकल 21 जब बुक में पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे देखिए मैं बुक को नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ में जितने भी सिर्फ क्या कहते हैं घटना चक्र में आए हुए क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी और चीजें हैं तो आप बुक से पढ़ेंगे, लेकिन जो आई हुई है, जो बार रिपीटेड है आ रही है, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या क्या है, इसमें आवास का अधिकार, देश यात्रा, समान कार्य के लिए समान वेतन, निजता का तार यानी गोपनीयता, अपने आप से ऐसा नहीं है आपकी गोपनीयता को कोई मतलब आपके उसके अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। आपकी बात को ओपन करने का अधिकार नहीं है किसी को। पर्यावरण स्वच्छता और स्वच्छ जल मिलने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 20 के अंतर्गत 21 के अंतर्गत आता है। अब देखिए बेटा एक विशेष बात, ये मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। आर्टिकल 21 के अंदर मृत्युदंड नहीं आता है, ठीक है। ये मतलब पर्सनल है, लेकिन पर्सनल में मृत्युदंड नहीं आता, किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आ सकता, वो किसमें आएगा आगे डिस्कस करेंगे। फिर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी इस अधिकार को समाप्त सीमित नहीं किया जाता, मैंने बताया था ना। आर्टिकल 21 बेटा ऐसा कुछ होते हैं कि वो बाकी जो मूल अधिकार है उन्हें हम आपातकालीन के समय निलंबित होते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 21 देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपातकालीन के समय भी सीमित या समाप्त नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखिए, आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। आइए एक बेटा देखिए टर्म आता है इज्जत से मौत का हक, इज्जत से मौत का हक। देखिए अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो कभी ठीक ना हो, जैसे कि कोमा, तो तड़पने के बजाय डॉक्टर की मदद से मशीन हटाकर मरने की इजाजत दी गई है, और ये आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समझिए कि कहता क्या है, कि बेटा ये कहता है कि इज्जत से मौत का हक है कि मान लीजिए कोई आपको ऐसी बीमारी को जो आप सही नहीं हो सकती और आप उससे रह भी नहीं सकते आप, क्योंकि बहुत असहनीय पीड़ा है उस इंसान को, बहुत बुरी हालत में है कोई इंसान और बहुत बुरी ऐसी बीमारी, वो ठीक अब नाम ही हो नहीं सकता कुछ, लेकिन बहुत बुरी, तो डॉक्टर क्या कहते हैं उसको, बेटा क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करा सकते कि कोई उसको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए कि वो मर जाए, है ना, उसको तुरंत मार दिया जाए तो उसको पीड़ा से क्या कहते हैं मुक्ति मिल जाए, ये नहीं करा जा सकता है ना। उसको क्या करेंगे, उसको ऐसा करेंगे कि जिस मान लीजिए वेंटिलेटर पे या ऐसी मशीन द्वारा ऐसी दवाओं पे आधारित है कि जो उसके उसी वजह से सिर्फ रुका हुआ है, सिर्फ जीवन है उसके जीवन, बाकी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही, बहुत बहुत असहनीय पीड़ा में, तो क्या करेंगे जिस सपोर्ट पे वो है उस सपोर्ट को यानी कि उस मशीन से हटाकर उसको मरने की इजाजत देता है, इसे हम कहते हैं पैसिव एथेनेसिया, ठीक है। ये बेटा याद रखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, एथेनेसिया कहा जाता है, इसे कहते हैं पैसिव एथेनेसिया कहा जाता है। एक एक्टिव एथेनेसिया है, एक्टिव एथेनेसिया में क्या होता है कि डायरेक्ट इंजेक्शन लगाए कोई दवा देके या किसी भी तरह उसे मार देंगे, तो वो गलत है, वो ऐसा नहीं हो सकता। इज्जत की मौत का हक का मतलब क्या है कि आप उसे वो उसको आप जो उसका सपोर्ट है, मेडिकल सपोर्ट है ना, उसको हटाकर उसको मरने की इजाजत
सरकार द्वारा दी गई है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जिसे पैसिव एनेस्थीसिया कहते हैं ना, एक्टिव एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, हमने सिर्फ उसको सपोर्ट को हटाया है, हमने उसको इंजेक्शन देके मारा नहीं है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या है, आर्टिकल 21A एक जोड़ा गया था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अब ये क्या, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों, सभी बच्चों की शैक्षिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये बेटा बात जुड़े हुए बताएं कैसे। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। किसने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये 19 बनाम आंध्र प्रदेश के बाद एक बेटा केस हुआ था, है ना, 19 बनाम आंध्र प्रदेश के निर्णय पे आधारित था, और इसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ये कब से बेटा प्रभावित हुआ? शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से। बेटा इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन याद रखिएगा, फैक्ट है। ये ना केवल मौलिक अधिकार है बल्कि एक अनिवार्य मानव अधिकार है। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। ये ना केवल एक मौलिक अधिकार है बल्कि एक मानव का भी अधिकार। हर एक मानव को पढ़ने की जरूर छूट स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब आर्टिकल 23 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्श्रम, जबरदस्ती काम कराना प्रतिषेध है। इसको आर्टिकल 23 के थ्रू रोका गया, प्रतिषेध माना गया, ठीक है, गलत काम है। मानव की तस्करी नहीं कर सकते, यानी किसी महिला, बच्ची और लोगों को बेचना, उसके अंगों को बेचना, उसको ट्रैफिक करना, उसको यहाँ देके यहाँ को बेच देना, या उसको अलग तरीके से ना, तो वो गलत है। और बलात्संग यानी जबरदस्ती का काम कराना, मतलब किसी को जबरदस्ती ले उठा लाया और जबरदस्ती अपने होटल में काम करवा रहे, कुछ गंदा कर, मतलब इन्वॉल्व कर दिया ना गलत कामों में, तो प्रतिषेध है। और इसे ही किसी विशेष आयु का, लेकिन बेटा ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी विशेष आयु का उल्लेख नहीं किया गया। इसमें आर्टिकल 23 में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसे मैंने ये लाइन लिख दी है। फिर क्या है बेटा, ये अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या किसी भी जोखिम भरे कार्यों में काम में लेने में पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। यानी कि आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम कराना या ऐसे भी जोखिम भरे कार्य में काम कराना जहाँ पे उसकी बॉडी, उसके हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है ना, बहुत जोखिम भरे काम हो, वहां पे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, यानी कि प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक है, इसमें आर्टिकल 24 में। तो बेटा आज का ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें आज हमने खत्म किया। अब आपने एक चीज बेटा इसमें देखी होगी कि मैंने 23, 24 पढ़ा दिया, 21 पढ़ा दिया, ठीक है, आर्टिकल 21, लेकिन आर्टिकल 22 देखिए यहाँ पे गायब है। आर्टिकल 22 मैंने इसमें नहीं पढ़ाया, और आपको 19 के बाद आर्टिकल 20 नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब ये क्यों है, ये एक सीक्रेट है, ये आपको इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ओके। तो बेटा आज का ये हमारे पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप मुझे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, ओके, थैंक यू।